तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा एक और झटका। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए एम्बुलेंस की मांगी है रिपोर्ट, फंस गई योगी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन में मुसलमानों से हो रही है ज्यादती, ईद पर घरों में नहीं पढ़ने दी गई मुसलमानों को नमाज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अतीक अहमद के बेटे अली से डरी योगी सरकार। अतीक अहमद के बेटे अली से जेल में मिलाई पर योगी सरकार ने लगाई रोक, बढ़ाई निगरानी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के रामपुर की जनसभा में दहाड़े आजम खान युवाओं से पूछा, क्या चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में चाकू दे दे या फिर कलम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुख्तार अंसारी का बेटा गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, लगाई जमानत की अर्जी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजद के पूर्व विधायक ने ब्राह्मणों को लेकर दिया विवाद बयान, कहा सभी ब्राह्मण रूस से भागकर आए हैं भारत और इन्होंने देश में फैलाई नफरत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी अस्पताल की रिपोर्ट, योगी को लगाई फटकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए अस्पताल की रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफिया भाइयों को ले जा रही गाड़ी के साथ उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी। कोर्ट ने कहा कि उनको सीधे एम्बुलेंस से अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, आखिरकार इनको घुमा फिरा कर क्यों ले जाया गया, आखिरकार मीडिया से इनकी बात किसने करवाई और इसकी अनुमति किसने दी, जिसके बाद योगी सरकार सहम गई और योगी सरकार ने अब 3 हफ्ते के भीतर अस्पताल की रिपोर्ट भी देने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल योगी सरकार अस्पताल की रिपोर्ट दे कि आखिरकार वहां पर घटना कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से अतीक अहमद की हत्याकांड को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन में मुसलमानों से हो रही है ज्यादती, ईद पर घरों में नहीं पढ़ने दी गई नमाज। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। भारत के पड़ोसी देश में मुसलमानों की मान्यताओं, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पर हमले हो रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों में मुसलमानों ने रमजान के पाक महीने में रोजा रखा और नमाज पढ़ी, लेकिन चीन में इसके उलट उइगर मुसलमानों को रोजा रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ उनको ईद की नमाज तक अपने घरों में नहीं पढ़ने दी गई। भैया आपको बता दें कि मुसलमानों पर ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। इसका खुलासा रेडियो फ्री एशिया ने किया है। रेडियो फ्री एशिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि चीन के मुस्लिम नागरिकों पर ईद के दौरान हमले हुए और सरकार ने एक आदेश जारी किया कि अगर किसी भी मुसलमान ने रोजा रखा या रोजा रखने के बाद ईद की नमाज पढ़ी तो उसको जेल में डाला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन में किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद के बेटे अली से जेल में मिलाई पर लगा प्रतिबंध, बढ़ाई गई निगरानी। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कारागार में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद से मिलाई पर योगी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उसकी गतिविधियों पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि अली के नाम से इंटरनेट मीडिया पर एक पर्चा वायरल हुआ था, जिसके बाद जेल प्रशासन ने इस पर कदम उठाया है। बीते वर्ष 5 करोड़ की रंगदारी मामले में अली अहमद ने सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था। तब से वह जेल में बंद है। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उसकी निगरानी बढ़ा दी गई है। उसे हाई सिक्योरिटी जेल में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अभी अतीक अहमद की कोई व्यक्ति मिलाई भी नहीं कर पाएगा और योगी सरकार ने अब अतीक अहमद के बेटे अली की मिलाई पर भी रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के रामपुर की जनसभा में दहाड़े आजम खान युवाओं से पूछा, क्या चाहते हो तुम्हारे बीच बांट दिए जाए चाकू। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के रामपुर में बने विश्व के सबसे बड़े चाकू को अब आजम खान ने चुनावी मुद्दा बनाया है। आजम खान ने कहा है कि चाकू कभी रामपुर की पहचान था, मैंने 40 साल की मेहनत के बाद तुम्हारे माथे से इस कलंक को हटाया था। आजम खान ने कहा कि आज 80 लाख की कीमत का चाकू लाकर तुम्हारे हाथ से कलम छीनने का
प्रयास किया जा रहा है। आजम खान ने युवाओं से पूछा है कि बोलो, ये चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में चाकू बांट दिए जाएं या फिर कलम बांट दी जाए? अगर कलम चाहते हो तो हमारी मानो और हमारे अंजाम से सबक भी लेना होगा। आजम खान ने कहा कि अगर आपको चाकू चाहिए तो आप सरकार को वोट दें। आजम खान ने कहा है कि मुझे किस तरह से परेशान किया गया है, इसलिए आप लोग एक होकर वोट करें और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी के बेटा गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, लगाई जमानत की अर्जी। जदों साहब को दादे की कोर्ट से सजा पाए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी फर्जीवाड़ा करने और संपत्ति हथियाने के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में फरार उमर की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से 14 अप्रैल को निराशा हाथ लगने के बाद उमर अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। संपत्ति हड़पने से जुड़े मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उमर अंसारी को जमानत देने से इनकार कर चुका है। उमर अंसारी फिलहाल फरार है। हेट स्पीच के मामले में उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की अदालत से गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी के परिवार को योगी सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजद के पूर्व विधायक ने ब्रह्मांडों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा सभी ब्रह्मांड रूस से भागकर आए भारत। दोस्तों आपको बता दें कि राजद के एक पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्रह्मांडों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक भी ब्रह्मांड भारत देश के नहीं है, सभी ब्रह्मांड रूस से भागकर भारत आए हैं। राजद के राष्ट्रीय सचिव यदुवंश कुमार यादव ने इस बयान से बवाल भी मच गया है। वहीं वह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ब्रह्मांडों द्वारा हम सभी को बांटने और आपस में झगड़ा लड़ाने का काम किया जा रहा है। ये लोग हम सब के बीच फूट डालने का काम करते हैं। राजद नेता ने कहा कि इस देश के मूल निवासी हम हैं, ब्रह्मांड तो बाहर से आए हैं। ब्रह्मांडों के डीएनए का टेस्ट हुआ है, उनका डीएनए यूरेशिया मूल का है, रशियन मूल का है। रूस से भागकर ये सब भारत आए हैं और यहाँ आकर इन्होंने हमारी कौमों को विभाजित किया है और हमें फूट डाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राजद विधायक ने ये खुलेआम ब्रह्मांडों पर विवादित बयान दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हारेगी बीजेपी, कपिल सिब्बल ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में हारेगी। सिब्बल से जबलपुर में कांग्रेस की जनसभाओं के बारे में सवाल किया गया। उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा कि अगर मैं कहूँगा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बोलेंगे कि मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन कर्नाटक में भाजपा नहीं जीतेगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला तीखा हमला। कहा पीएमओ मोदी की छवि गढ़ते समय उन्हें किम जोंग उन समझने की गलती ना करें। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए पीएमओ पर तीखा तंज कसा है। भाजपा में रहते हुए स्वामी प्रधानमंत्री मोदी समेत पार्टी के कई नेताओं के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर ट्विटर पर भाजपा नेताओं के प्रति व्यंग भरा ट्वीट करते रहते हैं। इसी क्रम में सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके दफ्तर को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का नाम लेते हुए घेरने का प्रयास किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने वाले मोदी की छवि को गढ़ते समय उत्तर कोरिया के किम जोंग उन समझने की गलती ना करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की जन्म के समय बिठूरे हुए जुड़वा बच्चों के रूप में फुसफुसाहट हो रही है। तो ये बड़ी बातें जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिल्म द केरल स्टोरी है आरएसएस का प्रोपगेंडा। केरल के मुख्यमंत्री ने इससे बताया फिल्म को गलत। दोस्तों आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लव जिहाद पर आधारित जल्द रिलीज होने वाले हिंदी फिल्म द केरल स्टोरी की रविवार को आलोचना की और इसे आरएसएस का प्रोपगेंडा बताया। विजयन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि ये फिल्म केरल को बदनाम करने और राज्य को सांप्रदायिक रूप से बांटने के लिए बनाई गई है। उन्होंने लिखा कि फिल्म के ट्रेलर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने संघ परिवार के प्रोपगेंडे को अपनाया है, जो केरल जैसी धर्मनिरपेक्ष भूमि को आतंकवादियों के गढ़ के रूप में स्थापित करता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उन्होंने इस फिल्म को झूठी बताया है और आरएसएस पर आरोप लगाया है कि आरएसएस ये झूठी फिल्म देश में फैला रही है।
रेपिस्टों को क्यों किया गया बाहर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिल्किस बानो से रेप और उसके परिजनों की हत्या के मामले में सजा याफ्ता 11 दोषियों की रिहाई पर देर से ही सही पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। डबल बेंच ने पूछा है कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें हत्या के दोषी जेल में ही पड़े रहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। फिर बिल्किस बानो मामले के दोषियों को माफी क्यों दे दी गई? क्या माफी देते वक्त हत्या के सारे दोषियों के मामलों पर गौर किया गया था? जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.बी. नागरत्ना की बेंच ने बिल्किस बानो को लीड केस मानते हुए सारे पक्षों को नोटिस जारी किया है। बेंच का कहना था कि वो भावनात्मक आधार पर केस की सुनवाई करने के नहीं जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिल्किस बानो का रेप किया था, उनके 11 जो परिवार के लोग थे उनकी हत्या भी इन लोगों ने कर दी थी। उसके बाद भी गुजरात की बीजेपी सरकार ने इन लोगों को बेइज्जत बरी कर दिया था और छोड़ दिया था। इसी मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब रेप किया गया है, 11 लोगों की हत्या की गई है, फिर भी आखिरकार इन लोगों पर रहमो करम क्यों हुआ है, इसकी क्या